गाइस गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर इनकम टैक्स का उस दिन आप किया रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक चार्ज स्कोप ऑफ इनकम दे। ठीक है, आजकल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाए जो मैं हर बार ही कहती हूँ, रोज़ की रोज़ बोल रही हूँ, तो ये ना वो पेपर में आपको फिर टिपिकल आए, कोई प्रॉब्लम अगर आए फिर आपको, इसलिए मैं साइड बाय साइड नोट्स भी दे रही हूँ। अपनी बुक भी ले लो इनकम टैक्स की ठाकुर की। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट यूनिट है वो तो कंप्लीट हो गया हुआ है, सब ने देख लिया। यूनिट 1 उसमें कंसेप्ट मैकेनिज्म इनकम डेफिनेशन था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट या डिफरेंस था वो भी कर लिया, बेसिक चार्ज भी कर लिया, इनकम फ्रॉम डज नॉट अ पार्ट ऑफ और टोटल इनकम वो भी कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा कैपिटल इनकम में था वो था हमारा, अब सेकंड पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर लिया हमने सैलरी। आज हम करेंगे इनकम, उसके अंदर पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट 2 का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। इसमें क्या है, कहते हैं कि इनकम बताओ कितनी है, किसकी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कितनी है। क्लियर। कहते हैं कि सब सेक्शन 22 लागू हुआ है कि बेसिक फॉर कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज़ एनुअल इनकम। ये एनुअल इनकम है ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट की। द इनकम इज़ अ हेड इज़ नॉट अ कैलकुलेटेड। कहते हैं इसमें इनकम ऑफ हेड नहीं कोई कैलकुलेट करेगा इसमें कि कौन सी इनकम किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, बट द एक्चुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी बट कैलकुलेट द ओपन नेशनल इनकम। इसमें ओपन नेशनल इनकम हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट जो असेंशियल कंडीशंस है वो कौन कौन सी हमें लागू करनी पड़ती है। कहते हैं द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू। असेसी ने अगर ऑनर करा प्रॉपर्टी पे, ठीक है, अगर वो यूज़ कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, तो उसमें भी कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 22 अप्लाई होगा। कहते थे प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फ्रॉम एनी पर्पज़। अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है कोई भी पर्पज़ पे अदर दैन द असेसी विल ऑन पे अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसको बीपी देना पड़ेगा, बट प्रॉपर्टी इज ऐसी किसकी होगी, बीपी की, एंड विल ट्रीट हेड कौन होगा, बीपी होगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, कहते हैं बिल्डिंग ऑन अ लैंड अपार्टमेंट देयर टू बी अ सेट। अगर इनकम बिल्डिंग की, इनकम में बिल्डिंग एंड लैंड दोनों अटैच हैं तो बिल्डिंग इंक्लूड होगा किसमें, रेजिडेंशियल हाउसेस में। एंड वेयर हाउस स्टेडियम इज़ ऑल्सो प्लेस द सराउंडिंग द रूफ्स एंड वॉल्स। वॉल से लेके रूफ्स तक जो जो यूज़ की हैं चीज़ें उसके भी उस पर भी इनकम क्या होगी, चार्ज होगी, टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनरशिप ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। ऑनरशिप में क्या है कि द असेसी मस्ट बी द ओनर। असेसी इसमें ओनर है, बट लीगली और बेनिफिशियली डीम्ड कौन कर रहा है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी पे। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑन द असेसी, वो असेसी के पास कुछ नहीं है, बट इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ HP। इसका कोई हेड भी नहीं है जो चार्ज करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम फ्रॉम सब लेंडिंग, लाइक दैट। थर्ड आता है यूज़ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यूज़ हाउस प्रॉपर्टी में कहते हैं लेट, अगर असेसी रेजिडेंशियल पर्पस में वर्क कर रहा है फॉर द कमर्शियल पर्पस में, तो कैरिंग कौन करेगा, बीपी। बट बैलेंस बट द इन केस अगर असेसी बिल्डिंग कैरी कर रहा है तो उसकी इनकम कौन चार्ज करेगा, टैक्सेबल अमाउंट एनुअल वैल्यू पे उसके टैक्स को क्या करेगा, चार्ज करेगा उस प्रॉपर्टी पे। बट अगर इनकम यहाँ पे एक केस ऐसे भी होता है, कई बार क्या होता है इनकम चार्ज ही नहीं होती है टैक्स पे, बट एनुअल वैल्यू उसके निकाल के जितनी रिचार्जेबल वैल्यू आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रिगार्डिंग ऑनरशिप। पहले तो आपने ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं, फिर आपने देखना है कि कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिगार्डिंग ऑनरशिप कहते हैं इन केस देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूट रिगार्डिंग ऑनरशिप दैन द पर्सन हु रिसीव अ रेंट। अगर उसने रेंट दिया पर्सन को, हु रिसीव द रेंट शैल बी लायबल एंड टैक्स पेबल टिल द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। किसके बेस पे है, डिस्प्यूट के बेस पे है। फिफ्थ आता है हाउस प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन करेंसी में कहते हैं इनकम फ्रॉम अ HP इज़ अ फॉरेन करेंसी विल एबल टू टैक्स द अंडर द हेड HP। ठीक है, बट सच केस कहते हैं इन हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन सच केस अगर हाउस प्रॉपर्टी उसकी फॉरेन कंट्री में है तो इंडिया में भी उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस उसका कहाँ है, इंडिया में। मैंने उस दिन भी बोला था ना, चाहे वो अपनी इंडिया में रह रहा है चाहे फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उसको 1 मंथ या
आफ्टर कंप्लीशन द ईयर उसको एक बार इंडिया चक्कर लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। 6th में है कि केसेस व्हेन द रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इज़ नॉट एबल टू टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कहते हैं कि अगर बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट द एम्प्लॉय की है तो इन केस अगर उन दोनों को एम्प्लॉय को स्मूथ रनिंग में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा। एंड अर्निंग रेंट है सच जो रिसीव करा टैक्स वो अंडर किसके आएगा, हाउस प्रॉपर्टी के आएगा। सेकंड है अगर बिल्डिंग लेट आउट होगी है बिजनेस की तो हाउस प्रॉपर्टी सेटअप बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। कहते हैं ना हमें लोन के लिए भी, घर का लोन लेना, कुछ भी लेना तो हम बैंक से इशू कर लेते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे ही अगर लेट आउट हो गया तो उसके लिए भी हमें बैंक फैसिलिटीज़, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस वालों की हेल्प मिल जाती है। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हमें टैक्स तो पे करने पड़ता है। लास्ट है कंपोजेबल लेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग विद अ फर्नीचर। अब इसमें क्या है, कहते हैं कि फर्नीचर हमने कोई परचेज करा है। इफ़ अ पर्सन, देखो, इफ़ अ पर्सन लेट आउट अ बिल्डिंग अलॉन्ग विद द फर्नीचर एंड टोटल रेंट रिसीव्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड बिटवीन द रेंट ऑफ बिल्डिंग। वो अलग से चार्ज नहीं करेगा अगर वो फर्नीचर उनका यूज़ कर रहा था, वो उसके बीच में क्या होगा, काउंट होगा, इन्फोसिस होंगी। क्लियर। डी में है कि इनकम फ्रॉम होटल बिजनेस पेइंग या गेस्ट अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशंस या कुछ ले रहा है या होटल बिजनेस यूज़ कर रहा है, इफ़ ऐसी को चाहिए कि रन करे होटल बिजनेस में, वह बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पीजी अकोमोडेशंस, देन इनकम विल बी अ टैक्सेबल। उसमें इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी, मतलब यूज़ हो जाएगी। बट अनदर पर्सन कैरिंग द होटल ऑफ अ बिजनेस सच रेंटल्स इनकम कैन बी चार्जेबल। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अब डीम्ड ऑनर एंड बेनिफिशियरी ऑनर इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछा जाता है। डीम्ड ऑनर कौन सा होता है कि मीन्स अ पर्सन इज ट्रीटेड ऑनर द एचपी बट एक्चुअली इज़ नॉट अ ऑनर। बट वो एक्चुअली ऑनर होता नहीं है, वो यूज़ कर रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनको चला रहा है, ये नहीं कि वो उनका ऑनर हो गया। ठीक है। ऑनर वो है, ऑनर वो होता है जो उस बिल्डिंग का मालिक है। क्लियर। कहते हैं ट्रांसफरेबल ऑफ अ एचपी बाय अ वन स्पाउस द अनदर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। कहते हैं इफ एनी इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर हिज एंड हिज एचपी हिज एंड हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देन इट विल बी अ ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड अ डीम ऑनर ऑफ अ एचपी। कहते हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्पाउस के बेस में या उसको कोई भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के बेस पे उसको कि चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन में क्या आएगा कि इन केस अगर इंडिविजुअल ने ट्रांसफ़र करा है तो हिज एंड हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो क्या करेगा, लागू होएंगी। बट ट्रांसफरेबल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑफ ऑनर। क्लियर। सेकेंड है ट्रांसफ़र बाय इंडिविजुअल टू अ माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। एक कहते हैं कि दैन सच ए इंडिविजुअल ट्रांसफरेबल शैल बी ट्रीट हो रहा है बट डीम्ड ऑनर एचपी भी उसको यूज़ कर रही है तो अकोमोडेशन उसके माइनर में नहीं यूज़ होएगी क्योंकि एडिक्वेट लेवल उसका एडिक्वेट कंसिडरेशन वो टैक्स में पे नहीं कर रहा। एक्सपेक्टेशंस कौन सी आएंगी, इन केस अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया मैरिड, मान लो इन केस एचपी इज़ ट्रांसफ़र टू द माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है। देन ट्रांसफ़र शैल नॉट बी ट्रीटेड डीम्ड ऑनर। वो डीम्ड ऑनर थोड़ा ना माननी चाहिए अगर उसने मैरिज करवा लिया उसकी डॉटर के साथ। तो इम्पार्शियबली एस्टेट ऑफ एच ऑफ हिंदू यूनाइटेड फैमिली क्या कहती है कि अगर इम्पार्शियबली एस्टेट्स का है, वो कटरा ने कहा था ना 3 केसेस हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, कि शैल डीम्ड ऑनर ऑफ इम्पार्शियल स्टेटस में वो क्या कर देगी, शो कर देगी उनको। ठीक है। हाउसेज हेल्ड द मेंबरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द हाउसिंग स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। कहते मेंबर शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑनर द एचपी थ्रू अ लीगल में क्या आएगा कि लीगल उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है ऑनरशिप की, रिमेन इट विद अ सोसाइटी एज द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसने कितनी पे करी है उसके लिए भी। ठीक है। किसने, एचयूएफ के बेसिस पे। ठीक है। टैक्स में, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कि कितनी उसने बेनिफिशियरली उसकी सोसाइटी में और कंपनी में कितना उसने यूज़ करा कॉर्पोरेट मेंबर ने। क्लियर। 5th है कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ लीज फॉर 12 ईयर्स और अ मोर। अगर प्रॉपर्टी हेल्ड करी है लीज ओनर ने 12 या 12 साल से ज़्यादा, इफ़ अ पर्सन टेक्स अ लैंड एंड लीज फॉर अ 12 और मोर देन 12 ईयर्स कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग ऑन इट देन सच अ पर्सन शैल बी अ डीम्ड ऑन द ऑनर एज अ सच बिल्डिंग। ठीक है। वो उस बिल्डिंग का क्या बन गया हुआ, मालिक हो गया हुआ अगर उसने 12 या 12 साल से ज़्यादा वो लैंड को क्या कर लिया, रखा हुआ अपने पास जोड़ के।
नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि पर्सन ऑक्यूपाइंग द HP अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी, कहते हैं सच पर्सन शैल बी ए डीम्ड। कुछ लोग क्या थे इसमें डीम्ड है, ऑनर है, बट फुलफिल्ड क्या कर रहे हैं उसकी कंडीशंस को। और कौन कौन सी कंडीशंस थी कि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न, ट्रांसफर हैज़ पेड अ कंसिडरेशन विलिंग टू पे, ट्रांसफर ही हैज़ टेकन द पोसेसन ऑफ HP, रजिस्ट्रेशन इज नॉट येट ट्रांसफर्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरी। कहते हैं अगर इनकम येट नहीं हुई है, इनकम अभी आपकी होल्ड है, वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रजिस्टर पे करना पड़ेगा एज अ ट्रांसफरी। ठीक है। एक्सपेंडेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या था, ये आपके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ये नोट डाउन कर लेना। इस फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड हाउ इट इज़ अ डिटरमाइंड, ये आ सकता है डिफाइंड एनुअल वैल्यू हाउ इट इज़ अ डिटरमाइंड इन केस लेट आउट अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का अलग क्वेश्चन बनेगा, हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एग्रीकल्चर का अलग क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिडक्शंस कौन कौन सी थी। कहते हैं कि व्हाट द डिडक्शंस आर अलाउड द एनुअल वैल्यू इन डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। कहते हैं कि इनकम एनुअल वैल्यू की उतनी अंडर सेक्शन 23 में यूज़ कर दी जाती है कि एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी सम ऑफ अ विच प्रॉपर्टी माइट अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कहते हैं साल के साल बाद हमें एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। दस द एनुअल वैल्यू इज़ अ डीम्ड, अगर वो डीम्ड है नेशनली फिगर में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैच ऑफ अ मार्केट एंड प्रिवलिंग सर्कमस्टांसिस को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करने का पड़ेगा। बट सच अ लोकल कंडीशंस ऑफ अ डिमांड फॉर अ हाउस वो भी देखना पड़ेगा, म्यूनसिपल वैल्यूएशंस भी चेक करने पड़ेंगी एंड स्टैंडर्ड रेंट उसका कितना वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा फ्रॉम द रीजनेबल रेंट अमाउंट पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशंस है इसके एनुअल इनकम का सम है। देखो कहते हैं फॉर्मेट ऑफ अ कैलकुलेशन डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के क्या स्टेप्स हैं। पहले हम कहते हैं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू को क्या करो, ले लो, जितनी उसकी अमाउंट है किसकी, म्यूनसिपल टैक्सेस की, उसको उससे माइनस कर देनी है। देन हमारी नेट वैल्यू इनकम आ जाएगी, NAV आ जाएगी। NAV निकालने के लिए जो जो हमारी डिडक्शंस हमने यूज़ करी है, अंडर सेक्शन कौन सा पढ़ा था हमने कल, 24, याद रखना। अंडर सेक्शन 24 में हमने जो डिडक्शंस पढ़ी थी उसमें से माइनस कर देनी है। कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन करनी है, वो कितना परसेंट हमने यूज़ करना था, 30%। एंड इनकम हाउसिंग फ्रॉम लोन कितना करना था, HUF में 2% यूज़ करना था। उसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेप हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ अ ग्रोस वैल्यू में दो तरह की आती है, इन केस लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी, ये केस है। सेकंड हमारा केस था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर हमारा खुद का घर है या हम किसी के घर में रह रहे हैं, दो केसेस है हमारे। फर्स्ट है ग्रोस एनुअल वैल्यू में लेट आउट है कि हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फुल ईयर एंड देयर इज अ नाइदर वैकेंसीज एंड नॉन रिलीज्ड रेंट। कहते कि नाइदर वैकेंसी एंड नॉट अनरिलीज्ड रेंट, उसमें क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे MRV और FRV को विद सच अ हायर कंपेयर्ड रेट पे। ठीक है। बट कंपेयर EVR इज़ एक्चुअली रिसीव फ्रॉम अ फुल ईयर, वो हर साल हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है। लाइक दैट एग्जांपल देखो, MRV हमें 60,000 पर मंथ दिया, FRV दिया 66 एंड स्टैंडर्ड रेट कितना है 69, एक्चुअली रेंट हमारा कितना है 63। पहले हम MRV और FRV को कर लेंगे, उसमें से हमारा हायर रेंट कौन सा है, FRV का, वो लिख देंगे। देन हमारा FRV का एक्चुअली रेंट कितना आएगा 66, उसमें से EVRV को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे और हमारा क्या निकल आएगा, ARV निकल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउस प्रॉपर्टी इज़ अ लेट आउट एंड देयर इज़ अ नो वैकेंसी, एक्चुअली रेंट हमने निकाला फॉर द मंथ्स में। ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इफ़ अ हाउस प्रॉपर्टी इज़ अ वेकेंट द फुल ईयर देन ARV इज़ अ टेकन। ठीक है। इसमें क्या HP इज़ अ वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। स्टेप 1 में हम क्या कंपेयर करेंगे कि कंपेयर MRV एंड विद FRV विच इज़ अ हायर इज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, देन लेस कर देंगे FRV से। ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि FRV इज़ एक्चुअली रेंट टू रिसीव्ड है, तो रिसीवेबल अमाउंट ऑफ अ फुल ईयर हम वो भी निकाल लेंगे। क्लियर। इसमें एग्जाम्पल देखो, कहते हैं MRV कितनी है 60 एंड FRV कितनी है 66 है, विच इज़ अ हायर 66 आ गई। पहले इन दोनों को कंपेयर करके जो हायर है वो लिख देनी है। क्लियर। देन स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया था 69, उसमें से एक्चुअल रेंट कितना था 44,000, 4,000 का
12 मंथ्स का निकाल लेना तो कितना आया 48, ठीक है। अगर FRV एक्चुअल रेंट है, ARV में 66 आ गया, तो लेसा लॉस ऑफ ड्यू टू वैकेंसीज कितनी आई 4000 इंटू 2 कितना है 8000। इन सबको ऐड ऑन करके हमारा GAV आ जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है, कहते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट एंड देयर इज़ अनरिलीज्ड लैंड। अगर अनरिलीज्ड लैंड है, हमारा खुद का नहीं है, उसमें हम कंपेयर क्या करेंगे कि MRV और FRV में से देखेंगे कौन सा हायर है, उसको कंपेयर करेंगे, उससे हमारा स्टैंडर्ड रेंट क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट आएगा उसमें से हमने लेस कर देना है ERV। क्लियर। सेकेंड स्टेप में है कि कंपेयर कर देंगे ERV को विद एक्चुअल रेंट रिसीव से एंड रिसीवेबल ऑफ अमाउंट फॉर अ फुल ईयर हमारी निकल जाएगी। देन लेस क्या करेंगे, अनरिलीज्ड रेंट विच इज़ अ हायर, जो हायर आएगी उसमें से एक्चुअल एनुअल रेंट को क्या कर देंगे, उस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। एक ये केस था, एक केस लग गया कि हाउस प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट है बट बोथ द वैकेंसीज आर अनरिलीज्ड रेंट है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज हैं अनरिलीज्ड रेंट के साथ है, उसमें क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे MRV FRV हायर है, ठीक है, जो वो लिख लेंगे कंपेयर करके। बट जो स्टैंडर्ड रेंट आएगा उसमें से विच एवर इज़ लेस में क्या माइनस कर देंगे, ERV को। बट सेकेंडली हम क्या करेंगे, ERV को अगर हमने कंपेयर करा है किससे, विद एक्चुअल रेंट से, जो रिसीव्ड करिए हमने अमाउंट, जो रिसीवेबल हमारा फुल ईयर आया उसमें से हायर देखेंगे और ARV आ जाएगा। ARV से हम लेस क्या करेंगे, ड्यू वैकेंसी, जो हमारी लास्ट वाला पोर्शन में वैकेंसी निकली है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। इसमें भी देखो सम है दिया हुआ है, MRV कितनी है 60, FRV 66 है, विच इज़ अ हायर, FRV 66 आ गई, स्टैंडर्ड रेंट आ गया 69 एंड लेस करा 66 में से एक्चुअली रेंट 7000 12 पे निकाला तो 84 आ गया। अनरिलीज्ड रेंट कितना था हमारा 14, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70000 एंड विच इज़ अ हायर 70000। ARV हमारी आ गई 70000। अब ARV 70000 आ गई, उसके ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना था वैकेंसी 2, 7000 का 10% आ गया, 7000 में से 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 14000। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो GAV कितना आ जाएगा हमारा 56। क्लियर। नेक्स्ट केस है हमारा, हाउस प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट द पार्ट ऑफ अ ईयर बिकॉज इट इज़ अ परचेज एंड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहते हैं इट विल टेक अ रेंटल्स वैल्यू। अगर MRV FRV को कंपेयर कर भी रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट से एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मंथ्स हमने श्योर कर लिया कि कितने आए हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मंथ्स हमारे आ गया तो विच एक्चुअली रेंट इज़ ऑन्ड बाय कंपेयर टू सेलेक्ट अ ARV, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल इसकी भी सेम है और इसमें हमेशा 31st टू लेके 1st तक हमें शो कराना पड़ेगा एक्चुअल रेंट फॉर द 10 मंथ्स के लिए। क्लियर। सेकेंड है हमारा बी पार्ट है, ग्रोस एनुअल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए कौन सा यूज़ आता है, कहते हैं कि अगर वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अब आप इंडिविजुअल या HUF में यूज़ करें, HUF मीन्स हिंदू यूनाइटेड फैमिली के लिए यूज़ करें, तो GAV उसके लिए क्या होगी, नील हो जाएगी GAV, क्योंकि हाउस शैल भी एक्चुअली ऑक्यूपाइड, उसमें हाउस क्या शैल भी ऑक्यूपाइड है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि जो असेसी है वो उसको यूज़ कर रहा है फॉर द रेंटल वे से। क्लियर। सेकंड केस में क्या था कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है बट हाउस वेकेंट, एम्प्लॉय बिजनेस में नहीं स्टार्टअप करा, तो अदर प्लेस में उसका रेंटल कंडीशंस क्या होंगी वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि GAV उसकी क्या आएगी, नील आएगी। कंडीशंस और बेनिफिशियल्स दोनों के सेम नहीं होंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी रेंटल हाउस में अलग चार्ज करेगा, बेनिफिशियल फॉर HUF में अलग चार्ज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट केस में है कि मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में है तो टेक अ वन हाउस इज़ अ हायर एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट हाउस, और GAV उसकी भी क्या आ जाएगी, नील हो जाएगी। क्लियर। केस 4 में है कि इफ़ अ पार्ट ऑफ हाउस इज़ लेट आउट, द पार्ट ऑफ हाउस इज़ ऑक्यूपाइड। अगर हाउस लेट आउट है तो अगर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है तो उसमें क्या होएगा कि GAV हमारी एक हाउस की निकल के कैलकुलेट कर देंगे हम MR और FRV को, जो पोटेंशियली उसकी लास्ट में हाउस की रेंट की आएगी वो वन थर्ड फुल हम किसको देंगे, MRV को देंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस में था, ये सारे जो केसेस है ना आपने लिखने हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में इतना, रेजिडेंशियल में इतना, हाउस फ्रॉम प्रॉपर्टी में इतना, HUF में इतना, HUF मीन्स हिंदू यूनाइटेड फैमिली में, ठीक है।
अब इसमें भी यही है कि MR FR भी स्टैंडर्ड रेंट देख लेंगे, फुल हाउस फुल ईयर में कंपेयर कर लेंगे, बट एक्चुअली जो रेंट आएगा वो मंथ के अकॉर्डिंगली हमने देना, बट इसमें 7th मंथ के अकॉर्डिंगली हमने उसको ऑक्यूपाइड करना फॉर द 5 मंथ्स पीरियड में। क्लियर। स्टेप 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ अ नेट वैल्यूज़ में क्या कि नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। 2 केसेस है इसमें भी। इन केस अगर लेट आउट HP पोजिशनल रिडीम्ड हुआ है, इन केस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और प्रोविजनल है, उसमें GAV कुछ नहीं लेना, बट लेस करना है म्यूनसिपल लोकल अथॉरिटी एंड टैक्स पेड करनी है प्रीवियस ईयर की। उसमें से जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू निकलेगी वो हमने चार्ज कर देनी है। किसके लिए? लेट आउट के लिए। अगर इनके सेल्फ ऑक्यूपाइड का देखी जाए तो उसमें NAV भी नील आएगी, GAV भी नील आएगी, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है उसके साथ। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो मैंने पढ़ाए वही हैं, सेम है, पढ़ लेना एक बार। डिडक्शंस US से 24। अब लास्ट स्टेप में लास्ट डिडक्शंस कौन सी है? अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू में हमेशा नेगेटिव में आंसर्स नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन GAV अगर नील NAV नील है तो GAV भी उसका क्या आएगा? नील ही आएगा। क्लियर। थर्ड में है डिडक्शन, सबसेक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है? 24। कहते हैं इन केस लेट आउट द हाउस डीम्ड टू अ डीम्ड है, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। उसमें क्या था? HUF में बेसिस था, इसमें है कि डीम्ड हाउस है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें मनी बोरोड होगी सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 में। इसमें कौन सी सेक्शंस में होगी? स्टैंडर्ड डिविएशन 24 सबसेक्शन A में। एंड इंटरेस्ट मनी भी चार्ज बोरो करेंगे 24 सबसेक्शन B में। क्लियर। अब हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं, कौन सा था? स्टैंडर्ड डिविएशन US से 24A में। अगर कहते हैं कि फ्लैट डिडक्शंस करेंगे NNV में तो मीट सर्टनली एक्सपेंसिव उसके क्या आएंगे? ग्रो होंगे ऑनर का, और इंक्रीमेंट अर्न इनकम क्या होगा? ज़्यादा होएगा, और चार्ज रेट ज़्यादा लगेगा, और अलॉट कितना लगेगा? 30% लगेगा NAV पे। ठीक है। अगर NAV में 30% लगेगा तो एक्चुअली एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा? हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होंगे, जो एनुअल रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा, और लैंड रेवेन्यू और ग्राउंड रेंट भी क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। क्लियर। इससे हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होंगे? अलाउ होंगे, असेसेस भी इंक्रीज़ होंगे, और एक्सपेंसेस रेट भी क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन US से 24 सबसेक्शन A में क्या है कि लेट आउट डीम्ड द लेट हाउस 30% चार्ज करेंगे NNV पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कुछ भी नहीं चार्ज होगा, उसका नील रहेगा। क्लियर। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में क्या था कि LA और SC, ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसमें सेक्शन 24 सबसेक्शन B है यूज़ हो रहा। कहते हैं लोन में बी टेकन द परचेज कंसंट्रेशन रिमूवल ओवर रिपेयर्स में यूज़ हो रहा है। अगर डिडक्शन से इंटरेस्ट अलाउड कर रही है तो एक्चुअली पे होगा रेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड डिडक्शंस में इंटरेस्ट करंट रेट में हम यूज़ करेंगे, एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी इसमें क्या होगा? अलाउ होगा फॉर द पास्ट ईयर में। ठीक है। इसमें इंटरेस्ट पेड करेंगे आउटसाइड द इंडिया, जो आउटसाइड द इंडिया विल बी एबल टू अलाउ द आइदर टैक्स विल बी डिडक्टेड। इसमें टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा अगर वो विद इन कंट्री में नहीं है। अगर वो फॉरेन कंट्री में है तो इसमें टैक्स भी क्या होगा? डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका ये पार्ट क्या कहते थे कि एनुअल डिडक्शंस निकालने के लिए एक्चुअल रेंट जो पे करा वो प्लस ड्यूरिंग ईयर जो चल रहा है वो यूज़ करना है। इसमें मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए कंसिडरेशंस की। सेकंड में है कि इन केस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट हाउसिंग लोन हम देखेंगे कितना है। अब इसमें टेबल बना हुआ है, एज सच आपने ऐसे ही पेपर में बनाना है। लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2 बना है, लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल तक नहीं है। उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 30,000 पर मंथ थी, बट प्री एंड पोस्ट इंटरेस्ट है। पिछला इंटरेस्ट भी देखना और जो रिसेंट इंटरेस्ट चल रहा है रेट उसको भी यूज़ करना है। बट कंडीशंस क्या होंगी कि सर्टिफाइड फ्रॉम लैंडर, मतलब सर्टिफाइड हो किसका? लैंडर का। बट पर्पस उसमें क्या आएगा? लोन आफ्टर टेकन में कहते कि 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं हमने प्री की पोस्ट की एक्वायर करनी। ठीक है। एक लिमिट है, कॉम्प्लीटेशंस है कि 3 ईयर में ही हमने डेट ऑफ बोरोइंग इशू करनी है, उसके बाद हमने सर्टिफाइड फ्रॉम लैंडर को पे कर देनी है। क्लियर। एंड उसमें आफ्टर द कॉम्प्लीटेशंस में क्या क्या था कि 30,000 हमने प्री और पोस्ट का दोनों ही पे करना, बट लैंडर के अकॉर्डिंगली यूज़ करके।
ठीक है, लैंडर को पे करके। सर्टिफाइड द लैंडर में यही है कि बोरो कर दिया हमने, जो सर्टिफाइड लैंडर है स्पेसिफिक कर दिया हमने, अमाउंट लोन भी हमने देख लिया, बट पर्पस ऑफ लोन देखना है कि क्या क्या कौन कौन से पर्पसेस यूज़ करे थे हमने, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट देखो, अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन अलॉड हो रही है बट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, दे कैन नॉट बी रिसीव्ड, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ द प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस हाउस, ओके। नेक्स्ट इसमें आती है कंडीशंस। नो कंडीशंस इज नो डिडक्शन इज अलाउड एनी ब्रोकरेज कमीशन पेड टू गेट अ लोन। कहते हैं अगर ट्रीटमेंट प्री कंसंट्रेशन एंड एक्विजिशन पीरियड का यूज़ हो रहा है इंटरेस्ट, तो मैक्सिमम हमने देखना है कि किस रेट पे किस डेट पे दिया है। 31 मार्च को ही यूज़ होगा क्योंकि इमीडिएटली डेट ऑफ बोरविंग कौन सी थी वही थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे यूज़ के। कहते हैं कि इंटरेस्ट भी डिले कर दो, लोन भी प्रोवाइड कर दो, इन केस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है मैक्सिमम लिमिट में यूज़ कर दो, बट पीरियड ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बहुत इंक्रीज़ हो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑफ लोन हमने अलाउ करा डिडक्शन का, तो नेट वैल्यू ऑफ इनकम भी हाउस की क्या करो, चार्ज करो, एक्चुअली उसको क्या करो, यूटिलाइज करो। अगर कहते हैं इफ़ लोन आर टेकन अगेंस्ट फ्रॉम द मैरिज ऑफ अ डॉटर, ठीक है, अगर वो नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी मैरिज डॉटर की मैरिज है, सन की मैरिज है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, उनको डिडक्शंस लीसिंग में यूज़ कर सकते हो। क्लियर, इज दैट क्लियर। लास्ट में था कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेंटल वैल्यूज़ कौन सी थी, एक्चुअल रेंट, रियल रेंट, फेयर होना चाहिए रेंट, म्यूनसिपली रेंटल वैल्यू देखनी है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यूज़ देखना है, स्टैंडर्ड रेंट देखना है। ये 1 मार्क में आपको आ सकते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ओके। अनरिलीज रेंट वही है जो अनरिलीज है, जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं यूज़ हो रही है, अनरिलीज फॉर्म में है, कोई भी डिडक्शंस नहीं है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कोई एग्रीमेंट हमने इसमें यूज़ नहीं करा हुआ। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि इन केस अगर HP में ने डीम्ड कर दिया तो एक्चुअली रेंट हम 1/5 देंगे लिमिट का, एंड सेकेंडली सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट को भी हम यूज़ करेंगे 30,000। पुराने वाला ही सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। क्लियर, उस दिन जो मैंने पढ़ाया था। लोन टेकन आफ्टर में भी परचेज कंसिडरेशन देखनी है 1/5 था 2 लाख के ऊपर, एंड रिपेयर इन्फॉर्मेशन 1/5 था 30,000 के ऊपर। क्लियर। अगर किसी को डाउट हुआ मेरे से पूछ लेना। आज हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, हमारा आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया, और यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसको अपनी नोट्स बना लेना, कॉपी पर लिख लेना। अगर किसी को डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दिया करो। थैंक यू क्लास।